अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस। आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 6 स्टोकियोमेट्री, और इसका जो टाइटल है वो मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। हम ज़रा पहले मोल को डिफ़ाइन करते हैं कि मोल क्या होता है और एवोगैड्रो नंबर और मोल का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम जो लास्ट पे है। ठीक है, तो उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये यूनिट क्यों यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए, तो इस 1 दर्जन अंडों का क्या मतलब होगा कि इसमें जो 12 अंडे शामिल हैं, 12 एग्स शामिल हैं। ठीक है, जैसे आप किसी फ्रूट शॉप पे जाते हो और वहाँ पे आप कहते हो कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए, तो ऑरेंज जो होगा वो किस यूनिट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, डज़न। ठीक है, कि लेट्स से कि वो 200 रुपये के 12 माल्टे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और शॉप पे जो ग्रॉसरी शॉप है वहाँ जाते हो, उसको शुगर कहते हो कि मुझे शुगर चाहिए, तो क्या उसको आप डज़न में ले सकते हो। उसको आप किसके अंदर लेंगे, केजी के अंदर, कि मुझे 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी शुगर चाहिए। तो इसी तरह जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको एक ख़ास यूनिट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम मोल कंसीडर करते हैं। और मोल क्या होता है, इसको हम कैसे एवोगैड्रो ने जो है वो इसको क्या कहा था कि जो थ्योरेटिकली इसको जो चीज़ें बताई थी और फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसकी कैलकुलेशन भी की, और इसका जो एग्जैक्ट नंबर आता है वो क्या था, 1.602 × 10⁻23, जिसको हम क्या कहते हैं, ये नंबर एक मोल के बराबर होता है। तो इसको हम ज़रा लिखते कैसे हैं, कैसे ये रिलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, मोल होता क्या है। लेट्स से कि हम पहले डिफ़ाइन करेंगे मोल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एक डेफिनेशन है कि व्हेन एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ये क्या होगा, आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसको हम क्या कहेंगे कि ये जब किसके अंदर, किस यूनिट में लिखे जाएंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन इट विल बी अ 1 मोल, देन इट विल बी considered as 1 mole, ठीक है। अब हमने बात की कि जब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम के अंदर लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ दैट स्पीशी। जैसे मैंने ये इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बता दिया है कि मोल क्या होता है, बेसिकली यूनिट किस चीज़ का होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक मोल को हम मज़ीद यूनिट तो लिखेंगे। अब 1 मोल किसके बराबर आएगा, जब हम किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, 1 और उसके बाद 2। सबसे पहले हम किसको डिफ़ाइन करते हैं, एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास आ गया, उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या आ जाएगा, फार्मूला मास। अब हम इनके जो पहले यूनिट यूज़ करते थे वो क्या थे, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम जो कैलकुलेशन की थी लास्ट लेक्चर में, एटॉमिक मास यूनिट के साथ लिखते थे। अब अगर उस एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन, ये किसके बराबर आ जाएगा। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 AMU। जब इसको हम ग्राम के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम कार्बन के 1 मोल को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो इसका मतलब है कि 180 AMU नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ग्राम। तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अगर हम फार्मूला मास की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ NaCl, तो ये क्या हो जाएगा, 58.5
AMU को हम रिप्लेस कर देंगे ग्राम के अंदर। जब हम किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम के अंदर लिखेंगे तो उससे जो चीज़ हमारे पास आएगी उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ दैट स्पीशी। इसके अलावा भी आप एग्जांपल काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक और एग्जांपल्स बी के लिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2, तो ये कितना होता है 2 ग्राम्स। और उसके बाद अगर आप इसके एग्जांपल और लिखते हैं 1 मोल ऑफ क्या लिख सकते हैं H2O, तो ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम्स। अगर हम लिखते हैं A और B, 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 किसके बराबर आ जाता है 98 ग्राम्स। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, जब हम ग्राम्स के अंदर इसको कन्वर्जन कर रहे हैं तो इससे बनने वाली चीज़ को हम क्या कंसिडर करेंगे, मोल। अब ज़रा हम आते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है और उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, सबसे पहले दिस इज़ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23, ये जो नंबर होगा इसको हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na के साथ। और इसके लिए जो डिस्कवर जिस बंदे ने किया था, जिस साइंटिस्ट ने किया था, उसका नाम क्या है, दिस इज़ ओमिडो एवोगैड्रो, ठीक है। अब इसके मुताबिक मोल क्या होगा, 1 मोल ऑफ ए। लेट्स से कि कोई एक एटम है ए, इसको हम 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पार्टिकल्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वो भी आप नोट करें। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम ये जो मैंने बताया है कि नंबर क्या है एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन भी मौजूद है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसको डिस्कस नहीं किया गया तो हम कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट नंबर की मौजूद है, अगर आपको रिक्वायर्ड होती है तो आप ख़ुद से भी कर सकते हैं, तो नहीं तो हम एक कोई वीडियो इसके अलावा भी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, अभी जो हम बताएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, अब इसमें जो क्या होगा कि एवोगैड्रो नंबर और मोल के अंदर जो आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे वो क्या होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर में आता है, अक्सर औकात रिपीट होता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। एवोगैड्रो नंबर की मदद से हम मोल को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक हमने डेफिनेशन लिख दी कि जी जब हम मैसेज को ग्राम्स के अंदर डिस्कवर लिखते हैं तो उससे बनने वाली चीज़ या उस जो फिनोमेना आता है उसको हम 1 मोल दैट स्पीशी कंसिडर करते हैं। अगर हम ये नंबर लेके आते हैं तो फिर मोल कैसे डिफ़ाइन होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएगा रिलेशनशिप बिटवीन, अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर Na के साथ हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, अ सब्सटेंस, या इसको लिख लें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अच्छा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain 6.022 into 10 raised power 23 particles, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। अब ये जो अमाउंट है
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम क्या कहेंगे 1 मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। इसको हम क्या लिखेंगे 1 मोल। अब ये सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेकंड डेफिनेशन ऑफ मोल। तो ये भी यहाँ पे आप इसको लिखें कि मोल और एवोगैड्रो नंबर का आपस में क्या रिलेशनशिप आता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगी। तो एग्जांपल्स में देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 है, अगर मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब है कि मैं लिख रहा हूँ 12 ग्राम। ये बात हम डेफिनेशन नंबर 1 कर रहे हैं, तो ये लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन नंबर 1 कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या फार्मूला मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो उससे मोल डिफाइन होता है। अब हम आते हैं एक जो डेफिनेशन नंबर 2 है, 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब कार्बन जो है ये किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे एटम्स। अब जो पार्टिकल्स था, जैसे हम लिख रहे हैं पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं एटम्स। जनरलाइज डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। अब हम क्या करें, अगर इस इक्वेशन को देखें, मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, कंक्लूड करता हूँ इन दो इक्वेशंस को, तो वो क्या हो जाएंगी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम मोल और एवोगैड्रो को आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये सारी दोनों डेफिनेशन को सम अप करके एक डेफिनेशन बना रहे हैं। 12 ग्राम का भी क्या मतलब होगा कि यहाँ पे 12 ग्राम मीन के 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल में 12 ग्राम भी होते हैं और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी होते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करेंगे तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो एग्जांपल हम और करेंगे, जिसमें एक एग्जांपल होगी मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से और दूसरी होगी फार्मूला यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम ज़रा स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2, और जो कंटिन्यू है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू है और इसकी हम एग्जांपल नंबर कौन सी कर रहे हैं 2। इसमें क्या होगा कि आप मैं लिख रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ हम सक्रोज लिख रहे हैं C12H22O11। इसका मतलब है ये कितनी होती है 342 ग्राम्स। अब अगर मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, ये आपकी डेफिनेशन नंबर 1 हो जाती है। दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ सक्रोज, 1 मोल ऑफ C12H22O11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे या फार्मूला यूनिट लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो किस कंडीशन के अंदर है, क्या वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है। तो सक्रोज जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या आएंगे मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होंगे 1 मोल ऑफ सक्रोज के अंदर। अब क्या होगा कि आप लिख रहे हैं कि मैं लिखता हूँ कि 342 ग्राम्स, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 342 ग्राम्स ऑफ सक्रोज C12H22O11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो
तो ये एग्जांपल नंबर 2 आ गई। अब हम जाते हैं एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला यूनिट्स को लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका मैस कितना आ जाएगा, 24 प्लस 70, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 70, और मैग्नीशियम का मैस कितना होता है, तो ये कितना आ जाएगा 94 और 95। अगर आप 35.5 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 94 ग्राम्स। 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70 में आप 24 जमा करेंगे तो 90 और 94। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डेफिनेशन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। उसमें क्या है कि आप क्या लिखेंगे कि 94 ग्राम्स ऑफ MgCl2, इसको अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दीज आर फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, फार्मूला यूनिट्स। अब ये हम फार्मूला यूनिट मालिक्यूल और एटम के ऊपर क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पे आयनिक स्पीशी है, आयनिक स्पीशी के लिए हम फार्मूला लिखते हैं और उसके अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फार्मूला यूनिट्स के अंदर। तो क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे 94 ग्राम्स ऑफ MgCl2 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो एक अभी आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमने रिलेशनशिप बताया है बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, और एक डेफिनेशन लिखी है कि हम मोल को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और साथ मैंने ये भी बताया कि मोल को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट हम ले रहे होते हैं वो क्या होता है, एक मोल कंसिडर किया जाता है कि हम मैटर को किस फॉर्म में केजी के अंदर, किस फॉर्म के अंदर ले जा सकते हैं। तो बेसिकली जो मैस होता है एक एटम का, उसको हम एक मोल कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, दिस इज़ 1 मोल। अब 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो भी मोल कंसीडर किया जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पहले एक हाइपोथेटिकल नंबर था, लेकिन इसको कैलकुलेशन से प्रूव किया गया है कि ये इतना नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ग्राम फार्मूला मैस। ये अभी हमने बेसिकली डिस्कस भी किया है। ग्राम फार्मूला मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम फार्मूला मैस, उसके बाद दूसरा जो होगा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ कि ग्राम फार्मूला मैस क्या है और ग्राम जो है एटॉमिक मैस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम फार्मूला मैस। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। उसके बाद क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मैस। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला मैस। ये क्या होगा, अब बेसिकली यहाँ पे जो हमने किया है उसके कुछ कंक्लूजन्स भी हैं। मैस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, मैस ऑफ एन एटम। मैस ऑफ एन एटम, पहले तो ये भी पता हो कि ये एटॉमिक मैस क्या है, मॉलिक्यूलर मैस क्या है और फार्मूला मैस क्या है। तो दिस इज मॉलिक्यूलर मैस, एटॉमिक मैस क्या होगा, मैस ऑफ एन एटम।
अब इसको हम क्या लिखेंगे कि ये भी क्या होगा, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये भी किसके अंदर लिखेंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, और ये भी किस में होगा, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, बेसिकली हम एक मोल को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि मोल क्या होता है, उसी को जो हमने डेफिनेशन लिखी थी ये वही बात है। जस्ट ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसमें आप कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ई.जी. क्या हो जाएगा, 58.5 ग्राम NaCl, इसमें क्या हो जाएगा 18 ग्राम H2O, इसमें क्या हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, अगर आप मज़ीद चलना चाहते हैं, एक और एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे KClO3 पोटाशियम क्लोरेट 122 ग्राम्स ऑफ KClO3, उसके साथ क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा था 180 ग्राम्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज, इसके साथ क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन Cl। अगर आप मालिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 71 ग्राम ऑफ Cl2। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मालिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो एटॉमिक में अगर लेते हैं तो 35.5, अगर मालिक्यूलर स्टेट में लेते हैं, क्योंकि कुछ एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मालिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक समरी आ गई है ग्राम फार्मूला मैस, ग्राम मालिक्यूलर मैस और ग्राम एटॉमिक मैस में। एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बुक से जाते हैं और फिर हम पहले एक डिफ़ाइन कर लेते हैं मोलर मैस को। ठीक है, अभी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको अलग से सारी चीज़ें बता देता हूँ कि अगर पेपर में आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, हर एक चीज़ की आपके पास डेफिनेशन हो। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी substance is called molar mass. Any substance is called molar mass. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका जो यूनिट हम लिखते हैं वो ग्राम भी लिखते हैं, यूनिट ग्राम भी आप लिख सकते हैं, ग्राम्स आर ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा G डिवाइडेड बाय मोल। ठीक है, ग्राम्स पर मोल। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करता हूँ, जैसे कोई स्पीशी है CONH2 होल ट्वाइस, यूरिया का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यह क्या आता है 60 ग्राम्स पर मोल, मोलर मैस। ग्राम्स भी ठीक होता है, ग्राम्स पर मोल यूजली हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ग्राम्स पर मोल लेते हैं कि एक मोल के अंदर 60 ग्राम्स मौजूद होते हैं, तो ये भी ग्राम्स भी इसका यूनिट है। अगर आप वाटर का लेंगे तो वाटर का जो यूनिट आ जाएगा वो 18 ग्राम्स पर मोल के हिसाब से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। अब हम थोड़ा बुक की तरफ जाते हैं और कुछ चीज़ें जो डिफरेंशिएट वाला है क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो अभी हमने जो स्टार्ट लिया था वो एवोगैड्रो नंबर और मोल से स्टार्ट लिया था कि कुछ चीज़ें जैसे आप बाय करने जाते हो तो किस यूनिट के अंदर आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कौन से यूनिट हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम क्या जो मोल है उसके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, सब्सटेंस है, अमाउंट है, मैटर है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। क्या kg हमारे पास इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्या उसके लिए हम kg या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें मोल का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एग्जांपल के तौर पे मोलर मैस मैंने आपको लास्ट पे डिफ़ाइन करके दिया, और यहाँ पे एक साइज़ ऑफ अ मोल है कि अगर
पूरी दुनिया जो लगी रहे कि एक मोल सिक्के जो हैं वो उसको काउंट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि एक मोल सिक्के का कुछ ख़ास वज़न होगा। अगर आप उसको वे करके लेके जाएं तो वो आसानी के साथ कैलकुलेट हो सकते हैं। अब एक मोल कॉइन है तो पूरा साल उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। दे नीड अबाउट 1 मिलियन ईयर्स टू काउंट देम, सो व्हेन काउंटिंग अ पाइल ऑफ कॉइन इट वुड बी नॉट बी कन्वीनियंट टू काउंट देम वन बाय वन। इतने सिक्के 6.02 इंटू 10⁻23 कॉइन्स अगर उसमें आ जाते हैं एक मोल के अंदर, तो क्या ये इतनी टर्म हमें आसानी के साथ काउंट उसको कर लेंगे? तो फिर आसान क्या है उस केस में, उसको आप वे कर लें, वज़न कर लें तो वो जल्दी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास टनों के हिसाब से चीज़ है तो वो वज़न करना आसान है, या उसको बैठ के गंदम के दाने उनको हम बैठ के गिनती करते रहेंगे तो फिर तो काम हो गया। अब कन्वीनियंट वे कौन सा है कि आप उसको क्या करें, वे करें तो आपको वज़न उसका आसानी के साथ मिल जाए। तो ये यहाँ पे यही बात बता रहा है। तो उसके बाद जो कार्बन का मैस है उसको हम किसके साथ रिलेट करें, 6.022 coins will also have a definite mass, so an easy way to them, if you know the mass of one coin you can count them by weighing। उसके बाद आगे जो हमने डिस्कशन की कि मोलर मैस के हवाले से और पार्टिकल्स कितने होने चाहिए। अब लास्ट पे जो हमारी डिस्कशन थी ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस। अब जब ये जो मैथ्स उसने बताया है कि हमारी लैब के अंदर डिजिटल बैलेंस होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन बना रहे हैं या कोई रिएक्शन लगा रहे होते हैं तो फिर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वे करना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर हम मोल लगे रहें तो पूरा दिन जो है वो कैलकुलेट करते रहें। अब अगर हम एक मोल की बात है, एक मोल कार्बन है तो उसका मैस 12 ग्राम होगा, ठीक है। अगर हम 2 मोल यूज़ कर रहे हैं तो 24 ग्राम के हिसाब से वो चलेगा। अब यहाँ पे 32.1 ग्राम है। 32 किसका मोलर मैस होता है, सल्फ़र का। तो ये इसको हम वे कैसे करेंगे, डिजिटल बैलेंस के ऊपर हम इसको वे कर सकते हैं कि वो हमें कम से कम वैल्यू है। अगर हम ग्राम में 0.001 ले रहे हैं तो उस हिसाब से भी हमारे पास क्या आ जाता है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, हमारे पास मोल्स हैं तो उससे हम मोलर मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, एटॉमिक मैस, जब हम क्या करते हैं एटॉमिक मैस को ग्राम में लिखते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मैस हो जाता है। फार्मूला को ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम फार्मूला मैस बनता है। जब आप मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में लिखते हैं तो वो क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, जिसको हम 1 मोल भी कंसिडर करते हैं या मोलर मैस भी कंसिडर करते हैं। ये चीज़ आपने बुक से याद करनी है और लाजमी करनी है। इसमें डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम इसको लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। इसमें है कि ग्राम एटॉमिक मैस रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक है तो 1 मोल एटम की बात आएगी, अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल की बात आएगी, अगर फार्मूला यूनिट है तो 1 मोल आयनिक फार्मूला यूनिट की बात होगी। ये हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं पहले पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या था कि ग्राम एटॉमिक मैस के अंदर कितने एटम्स होंगे, ये भी मैं ऊपर आपको डिस्कस कर चुका हूँ। मॉलिक्यूलर मैस में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे और फार्मूला यूनिट के अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। नंबर कांस्टेंट रहेगा, ये नंबर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जस्ट क्या होगी कि उसकी पहचान एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट के हिसाब से हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड मोलर मैस। ये तीनों की तीनों मोलर मैस बताती हैं। एक एटम का बताएगी, दूसरा मॉलिक्यूल का बताएगी, तीसरा फार्मूला यूनिट का बताएगी। उसके बाद जो है इसको हम मोलर मैस भी कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है कंक्लूजन इसकी एक ही है कि हम मोल और मोलर मैस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं। देयरफॉर मोल कैन बी डिफाइंड इन एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जो आपकी डेफिनेशन नंबर 1 थी, और एवोगैड्रो वाली जो थी वो डेफिनेशन नंबर 2 थी, जिसको लास्ट पे ये कंक्लूड कर रहा है। तो मोल को हम कितने तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से। वो तरीके, एक तो जब हम मैसेज को ग्राम में लिखते हैं तो मोल बनता है, एक हम एवोगैड्रो नंबर से रिलेट करके डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम केमिकल कैलकुलेशंस की तरफ मूव करेंगे। अभी हमने जो डिस्कस किया वह मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मैस, ग्राम फार्मूला मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम एटॉमिक मैस, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।
अगर आपकी कोई क्यूरी होती है या कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। लास्ट टाइम भी एक बच्चे का था जी, आपने पोलर बांड और नॉन पोलर बांड स्किप किए हैं, तो वो मैंने बताया था कि स्किप नहीं किए हुए, वो आप जाके वीडियोस देखें टाइप्स ऑफ बांड के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ बांड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड के अंदर आपको वो पोलर बांड की डेफिनेशन, एग्जांपल सारा कुछ मिल जाएगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।